हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जीएस के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी जिस किसी को भी पता नहीं है कि जीएस से मतलब क्या है, तो जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस या फिर मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 89 यानी कि 89 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 90 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। द गुप्ता शका वॉज फाउंडेड बाई, तो गुप्त शक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवाता रहता हूँ। जब भी हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त संवत या फिर गुप्त शक की हम बात हर बार करते हैं। तो गुप्त संवत आप कह लो या फिर गुप्ता शका आप कह लो, तो इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे गुप्त वंश के बारे में पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब कुछ और राजा भी हुए गुप्त वंश में जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की ही बात कर लें तो एक तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संपत्ति या फिर गुप्त शका की शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि गुप्त शासक कौन सा ऐसा पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इनका विवाह जो है तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अच्छा, ऑप्शन सी में है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो वह समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हुई थी, तो इन्होंने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत जैसी उपाधियां जो है तो धारण की हुई थी। किस राजा को, किस जो है तो गुप्त राजा को कविराज की उपाधि दी जाती है, तो वह समुद्रगुप्त को ही दी जाती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो ये जो समुद्रगुप्त था यह एक संगीत प्रेमी था और इसके जो सिक्के थे उन सिक्कों पर इसकी आकृति थी और इसकी आकृति जो है तो वीणा वादन करते हुए थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो वो था हरिशेन। और हरिशेन ने जो है तो कौन से लेख की रचना की है, तो हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक और क्वेश्चन में अगर आपको समुद्रगुप्त से बताऊं तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गए समुद्रगुप्त के बारे में। और चंद्रगुप्त फर्स्ट हमने देख लिया, समुद्रगुप्त देख लिया। ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त सेकंड। तो इनसे क्या कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि जो फाहियान था, जो चीनी यात्री था फाहियान, तो वह किसके शासनकाल में जो है तो भारत आया था, तो वह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर जैसे कुमार गुप्त की बात करें, ऑप्शन डी में है कुमार गुप्त। इनसे कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो कुमार गुप्त से क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी राजा हुए जैसे कि स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से क्वेश्चन बनता है कि किस राजा के शासनकाल में हुरोनों ने आक्रमण शुरू कर दिया था। वो हुरोनों का आक्रमण हुआ था 458 एडी में, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। उसी के शासनकाल में हुरोनों ने भारत पर हमला कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। गुप्त वंश के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स की अगर बात करें, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो वो कौन सा था, तो वो था उज्जैन। और प्रेजेंट में उज्जैन कहाँ पर है, तो वह है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें जिनमें आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश में जो गुप्त राजा थे उनकी शासकीय भाषा क्या थी, तो वो थी संस्कृत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था रुपया का, जबकि जो सोने का सिक्का होता था तो उसे कहा जाता था दिनार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने गुप्त वंश के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 12 है, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो हर्षवर्धन था यह किस वंश का राजा था, तो हर्षवर्धन
पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। और इस वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी थानेश्वर में। और बाद में चल करके इन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दी थी। कहाँ पर कर दी थी? तो वो कर दी थी कन्नौज में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हर्षवर्धन था इसको किसने हराया था? तो इसको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन मैंने आपको बताया कि यह कौन से वंश का राजा था? तो यह पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो पुलकेशिन द्वितीय था यह किस वंश का राजा था? तो यह किस वंश का राजा था? तो यह वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हर्षवर्धन से आपको भी पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन कब जो है तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो ये बैठा था 606 ईस्वी में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय थे इन दोनों के मध्य जो है तो युद्ध हुआ था, और युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। तो यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये युद्ध जो है तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। अब यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हर्षवर्धन को किसने हराया? तो ये हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। ओके, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब जिस तरह हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा था? पुष्यभूति। पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा था? तो यह वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था यह कौन से वंश का राजा था? तो ये था पल्लव वंश का राजा। कौन से वंश का? पल्लव वंश का राजा था। ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है तो टिप्स पर याद होने चाहिए। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को कब हराया था? 642 ईस्वी में। ये भी एग्जैक्ट डेट हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये सारी की सारी डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। हर्षवर्धन का आपको पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन जो है तो यात्रा पर आया था? तो वो आया था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग जो है तो एक चीनी यात्री था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन से भी कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इनके दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई थी? तो बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी, इन पुस्तकों की रचना की थी। जबकि हर्षवर्धन ने भी कुछ एक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि प्रियदर्शिका हो गई, रत्नावली हो गई और नागानंद हो गई। तो इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि हर्षवर्धन का प्रमुख सचिव कौन था? तो हर्षवर्धन का प्रमुख सचिव था भांडी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 13 है, द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा घुमाओ और याद करने की कोशिश करो कि जैन केंद्र जो है तो कहाँ पर हो सकता है। अच्छा, कौन सा ऐसा राजा था जो कि जैन धर्म को मानता था? कौन सा ऐसा राजा था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटका के श्रवणबेलगोवा में हो जाती है। कहाँ पर? कर्नाटका के श्रवणबेलगोवा में। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र होगा तो वो भी कहाँ पर होगा? तो वो भी श्रवणबेलगोवा में होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बहुत से वंश हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे कि पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश हो गया। उसी तरह हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की बात करते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो वो बैठा था 322 BC में। ये मैं आपको बहुत बार बताता रहता हूँ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? तो ये थे आपको पता चल गया कि यह जैन धर्म को मानता था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है तो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यह सिकंदर का सेनापति था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर के साथ कब हुआ था? तो वो हुआ था 305 BC में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है तो सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी। और बदले में क्या हुआ था? बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और बदले में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान किसको दे दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, भेंट में दे दिए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है तो सेल्यूकस निकेटर को कुछ दिया हुआ है। तो इसने क्या दिया था? तो इसने 500 हाथी जो है तो सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए थे। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि सबसे पहली बार जो है तो हाथियों का उपयोग युद्ध में किस वंश के द्वारा किया गया था? तो वह किस वंश के द्वारा किया गया था? मगध वंश के द्वारा ही किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस को देखो, आपको लिंक करके चलना है। जिस तरह मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करना है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हमने देख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वो था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था महान सम्राट अशोक। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कुछ एक क्वेश्चंस देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखते हैं। और 2 क्वेश्चंस में आपको मौर्य वंश के बारे में और बताता हूँ।
एक तो मैं आपको बताता हूँ कि मौर्य दरबार की जो राजभाषा थी तो वह क्या थी, तो वो थी मगधी। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। और एक और क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान जो सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था तो वह कौन सा था, तो वो था कर्षपणा। और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो वो भी मौर्य वंश से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब वॉज। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। अब ये हुमायूं कौन था, तो यह एक मुगल शासक था। अब मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा। कब की गई थी, 1526 में। जब 1526 में पहला जो है तो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर ने जो है तो मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो मुगल वंश की स्थापना के बाद बाबर के बाद जो है तो हुमायूं जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी कि यह मुगल वंश का दूसरा शासक था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार कौन था, तो वो था मिराक मिर्जा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा याद करने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या है, तो मैंने आपको करवाया हुआ था ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो करवाया गया था शाहजहां के टाइम। किसके टाइम, शाहजहां के टाइम। अब किसके द्वारा करवाया गया था, 2 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर था वह कौन था, तो ताजमहल का आर्किटेक्चर था उस्ताद अहमद लाहौरी। जबकि ताजमहल का जो मिस्त्री था तो वह कौन था, तो वो था ईसा खां। कौन था, ईसा खां। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बहुत बार करवाता हूँ, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर बात आई है हुमायूं की। तो हुमायूं की जब भी बात आती है तो इसके बारे में 2 पॉइंट्स बनते हैं। 2 युद्ध इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो वह 2 युद्ध कौन कौन से हैं, एक तो है चौसा का युद्ध और एक है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1539 में। और किस किस के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। और दूसरा युद्ध कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 में। और ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इन दोनों ही युद्धों में जो है तो जीत किसकी हुई थी, तो वो हुई थी शेरशाह सूरी की। अब ये जो दूसरा युद्ध था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, इसमें जब हुमायूं हार गया तो ये कहाँ पर चला गया था, तो ये चला गया था ईरान की साइड। और यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर किसका शासन हो गया था, तो वो हो गया था शेरशाह सूरी का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हमने हुमायूं के बारे में देख लिए। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया। जैसे हमने देख लिया कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो वो था मिराक मिर्जा। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं के मकबरे को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और इस मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो वो था मिराक मिर्जा। ये दोनों के दोनों नाम आपने ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अकबर की हमने बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो अकबर की आज हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर देते हैं। जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में। और कहाँ पर हुआ था, पंजाब के कालानौर में। उसके बाद अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था और अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी, तो वो मिली थी 1562 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसकी समाप्ति कब की थी, तो उसकी समाप्ति की थी 1563 में। उसके बाद अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की, तो वो की 1564 में। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था, 1571 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी तो वह कब करवाई थी, तो वो की थी 1582 में। और एकमात्र हिंदू कौन था दीन इलाही स्वीकारने वाला, तो वह कौन था, तो वो था बीरबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने अकबर के बारे में देख लिए। और अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ये कुछ एक डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती हैं और बहुत बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ। तो ये आपने बार बार जो है तो उन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 15 है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रेफर टू एज। तो शिवाजी के शासनकाल में किसे जो है तो पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था। तो पेशवा कौन होते थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पेशवा होते थे चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि ये होते थे प्रधानमंत्री। कौन होते थे, प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कल परसों ही हमने जो है तो शिवाजी के बारे में बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, तो उनको जो है तो रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले और माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी की शादी कब हुई थी, तो शिवाजी की शादी यानी कि विवाह हुआ था 1640 में। और किन के साथ हुआ था, साईबाई निम्बालकर के साथ। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी ने
मुगलों के केंद्र सूरत को जो है तो कितनी बार लूटा था? तो 2 बार लूटा था। एक तो लूटा था 1664 में और एक लूटा था 1670 में। ये दोनों की दोनों डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पुरंदर की संधि जो है तो कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई थी और यह शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जैसे कि जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। आपको भी पता है कि हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अब आपको भी पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताओ कि अशोक जो था, अशोक की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। अशोक का जन्म तो आप सभी को पता होगा, लेकिन अशोक की मृत्यु कब हुई थी ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो ये यहाँ पर हमने शिवाजी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए, जो कि आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी के द्वारा जो है तो 2 कर लगाए जाते थे, एक तो चौथ लगाया जाता था और एक सर देशमुखी लगाया जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो यहाँ पर बात किसकी आई है? तो वो आई है अहमदाबाद सत्याग्रह की। तो चलो स्टार्टिंग से हम यहाँ पर बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से अगर बात करें, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब जो है तो भारत लौटे थे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद महात्मा गांधी भारत में अपना पहला सत्याग्रह करते हैं। तो पहला सत्याग्रह कौन सा करते हैं? तो वो है चंपारण सत्याग्रह। करते कब है? 1917 में। किसके विरोध में करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो नील की खेती के विरोध में करते हैं। यहाँ पर जो है तो 3 कठिया प्रणाली थी, उसके विरोध में यह आंदोलन जो है तो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी जो है तो दूसरा आंदोलन करते हैं, खेड़ा आंदोलन। और ये खेड़ा जो है तो कौन सी जगह है, कहाँ पर है? तो यह है गुजरात स्टेट में। और खेड़ा आंदोलन कब किया जाता है? 1918 में। और ये किस तरह का आंदोलन था? तो यह एक कर नहीं आंदोलन था, यानी कि टैक्स के विरोध में यह आंदोलन था। अब होता क्या है कि उस टाइम जो है तो किसान अकाल और प्लेग की महामारी के चलते जो टैक्स था उसको देने में असमर्थ थे, फिर भी जो है तो उनसे जो है तो टैक्स दिया जा रहा था। तो इसी के विरोध के चलते खेड़ा आंदोलन यहाँ पर किया गया था, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद महात्मा गांधी एक और आंदोलन करते हैं, तो वो है अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अहमदाबाद आंदोलन कब होता है? तो ये भी 1918 में ही होता है। और ये किसके विरोध में होता है? तो ये होता है भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरोध में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कल ही मैंने आपको पूना पैक्ट, पूना समझौता के बारे में बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए थे, जैसे कि पूना समझौता कब होता है, किस के बीच में होता है, फिर किस किसने यहाँ पर साइन किए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवाए हुए थे। तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि पूना समझौता के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @LetsPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की जाती है? अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था, आई थिंक कल ही करवाया हुआ था। तो किन के साथ की जाती है? तो वो की जाती है बिस्मार्क के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बिस्मार्क कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। बिस्मार्क जो है तो एक जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने 36 राज्यों यानी कि 36 स्टेट्स को मिलाकर के जो है तो एक यूनिफाइड जर्मनी की स्थापना की हुई थी। और इसी के चलते जो है तो इसी तरह ये जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क की ही तरह जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी हमारी प्रांतीय रियासतें, जो कि कितनी थी 565, तो 565 प्रांतीय रियासतों को मिलाकर के एक यूनिफाइड इंडिया का निर्माण किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है और इसीलिए इनको जो है तो भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लिए। एक और क्वेश्चन, जैसे कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह में ही
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है तो सरदार की उपाधि दी गई थी, और वो किन के द्वारा दी गई थी, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है तो सरदार की उपाधि उन्हें दी गई थी। सरदार का मतलब क्या होता है, तो वो होता है नेता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बार बार आपको क्वेश्चंस को रिपीट करना है, जिससे आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कभी भूलेंगे नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो संघीय यानी कि फेडरल शब्द का प्रयोग जो है तो भारत में कहीं भी नहीं किया गया है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब भारतीय संविधान में किसका यूज़ किया गया है, तो वो किया गया है यूनियन का। आपको भी पता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 1 में, इसीलिए यहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फेडरल का यूज़ नहीं किया गया है, यूनियन का यूज़ किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 1 तो हमने यहाँ पर देख लिया, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अच्छा, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 जो है तो जो संसद है, संसद तो संसद जो है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है, तो वह है सिक्किम। सिक्किम को जो है तो भारत में जो है तो मिलाया गया था, यह एक पहले जो है तो विदेशी राज्य हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य की सीमा, किसी भी राज्य के नाम और किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप इन। तो वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई थी, तो वो की गई थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी संसद का नाम आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इजराइल हो गया, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो वह है नेसेट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे जापान की पूछा जाता है, जापान की संसद का नाम क्या है, तो वह है डाइट, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, रूस यानी कि रशिया, तो रशिया की संसद का नाम क्या है, तो वह है ड्यूमा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो वह है नेसेट, बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और भी अगर बात करें, जैसे कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, तो वह है शुरा, शुरा आप कह लो या फिर शोरा आप कह लो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर चाइना की बात करें, तो चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स असेंबली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी कुछ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज इन द स्टेट लिस्ट। तो कौन सा विषय जो है तो राज्य सूची में है, तो राज्य सूची में यहाँ पर कौन सा विषय है, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको भी पता है टोटल जो है तो भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, तो वह कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाती है सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, उसके बाद राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में टोटल जो है तो 100 विषय हैं। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें, राज्य सूची की अगर बात करें, तो इसमें 61 विषय हैं। उसी तरह समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट की बात करें, तो इसमें टोटल जो है तो 52 विषय हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए थे। तो कितने राज्य जो है तो निर्मित हुए थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है तो निर्मित हुए थे, तो वो हुए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था, तो वो किया गया था दिसंबर 1953 में। किसकी अध्यक्षता में जो है तो गठित किया गया था, तो वो किया गया था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो फजल अली आयोग जो है तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जब जो है तो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था दिसंबर 1953 में, तो फजल अली के अलावा यहाँ पर 2 और भी सदस्य थे। तो वो 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे, तो उनमें एक तो थे KM पणिक्कर और एक थे HN कुंजरू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट जो है तो कब दी थी, तो ये दी थी 1955 में। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो इसमें जो है तो स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को जो है तो एक मुख्य आधार बना देना चाहिए। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि एक राज्य के लिए सिर्फ एक ही भाषा होगी, ये इन्होंने नहीं कहा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इस आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये भी कुछ एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं।
अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड इन। तो साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो वह है केरला में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी वैलीज़ हैं, कुछ और भी घाटियाँ हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, जैसे कि फूलों की घाटी, ये कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में। उसके बाद चुम्बी वैली यानी कि चुम्बी घाटी, ये कहाँ पर है? तो यह है सिक्किम में। उसके बाद दामोदर वैली यानी कि दामोदर घाटी कहाँ पर है? तो वह है पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद दिबांग हो गया, दिबांग वैली हो गया, और एक और है दिहंग वैली। तो ये कहाँ पर है? तो ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर कुछ और भी वैलीज़ की अगर बात करें, जिनमें एक इंपॉर्टेंट है जुको वैली, जुको घाटी, ये कहाँ पर है? तो ये है नागालैंड में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता चल गया। और एक और की बात करें, कंबन, कंबन वैली कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। तो ये सारी की सारी वैलीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अच्छा, हमारे हिमाचल में भी, हिमाचल की अगर बात करें, जैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो सोलन में कौन कौन सी वैलीज़ हैं? तो सोलन में दून वैली हो गई, सपरून वैली हो गई, सरसा वैली हो गई, कुनिहार वैली हो गई। तो ये कहाँ पर है? तो यह है सोलन ज़िले में। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, एक तो चंबा और एक किन्नौर। तो चंबा में कौन कौन सी वैलीज़ हैं और किन्नौर में कौन कौन सी वैलीज़ हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, चीप मनी मीन्स, तो चीप मनी का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चीप मनी का अर्थ होता है लो रेट्स के साथ जो इंटरेस्ट दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।